Hello students, I am Divya Kashyap from IVIS Education. As you all know that I am your chemistry expert and we are doing chemical kinetics. तो देखिए chemical kinetics में हम रेट किस किस पे डिपेंड करता है हम काफ़ी फैक्टर्स कर चुके हैं जिसमें आपने मेन फैक्टर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स को कंसिडर किया था. सो नाउ देयर इज नॉट ओनली दैट फैक्टर दैट इज द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स जो सिर्फ रेट को अफेक्ट करता है. अपार्ट फ्रॉम दैट वी हैव अ फैक्टर विच ऑल्सो अफेक्ट द रेट ऑफ रिएक्शन एंड दैट फैक्टर इज कोलिजन फैक्टर. दैट फैक्टर इज कोलिजन फैक्टर. सो पहले तो हमें ये जानना है कि कोलिजन कब होती है, किसकी होती है, कैसे होती है, राइट. और फिर रेट उस पर किस तरह से डिपेंड करता है. देखिए कभी भी कोई रिएक्शन होने के लिए आपको पता है हमें रिएक्टेंट्स लेने पड़ते हैं. कोई भी रिएक्शन होने के लिए वी नीड टू टेक रिएक्टेंट्स. अब रिएक्टेंट्स क्या होते हैं? रिएक्टेंट्स भी तो मॉलिक्यूल्स ही होते हैं ना. किसी भी सब्सटेंस के जो भी रिएक्टेंट होगा उसके क्या होते हैं? मॉलिक्यूल्स. और आपको ये भी पता है अकॉर्डिंग टू काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी दैट जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो कभी भी रेस्ट पे तो होते नहीं है. दे आर ऑलवेज इन स्टेट ऑफ कॉन्टिन्यूस मोशन. चाहे वो मोशन ज़्यादा है कम है दैट डिपेंड्स ऑन द काइनेटिक एनर्जी बट देयर इज मोशन इन द मॉलिक्यूल्स. तो इसका मतलब अगर हमारे पास ये मॉलिक्यूल्स हैं दे विल बी मूविंग, है ना. ये मूव कर रहे होंगे इधर उधर रैंडम इनका मूवमेंट रहता है. अब जब इनका मूवमेंट रहता है तो क्या होगा? ऐसा भी होगा सपोज अगर मैं बोलूं कि इस बॉक्स में मेरे पास रिएक्टेंट है तो ऑब्वियसली वो बॉक्स ही है ना सिर्फ रिएक्टेंट के पास घूमने के लिए. सो ऑब्वियसली वो जब मूव करते होंगे तो वो आपस में टक्कर भी करते होंगे. सो दैट मीन्स जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके अंदर कोलिजन्स भी होती होंगी. ठीक है. अब हमने ये देखा कि कितनी कोलिजन्स पर यूनिट वॉल्यूम पर सेकेंड होती है. मतलब नंबर ऑफ कोलिजन्स जो पर आप कह सकते हो पर यूनिट वॉल्यूम में या पर यूनिट एरिया में पर सेकेंड होती है उसको हमने बोला है दैट इज कोलिजन फ्रीक्वेंसी. दैट इज कोलिजन फ्रीक्वेंसी. मतलब कितनी कोलिजन्स हो रही हैं उसको मेजर करने के लिए हमारे पास क्या है? कोलिजन फ्रीक्वेंसी. व्हाट इज इट? कोलिजन फ्रीक्वेंसी इज द नंबर ऑफ कोलिजन्स अकरिंग पर यूनिट वॉल्यूम इन पर सेकेंड या इन 1 सेकेंड. तो अगर इन कोलिजन्स को हम देखते हैं, इसका कोलिजन फ्रीक्वेंसी मतलब नंबर देखते हैं, तो हमने देखा कि सारी रिएक्शन में मोस्टली 10⁻25 से 28 कोलिजन्स पर सेकेंड हमें देखने को मिली. इसका मतलब आप सोच रहे होंगे कि हर रिएक्शन में अगर इतना ह्यूज नंबर कोलिजन होता है तो ऑब्वियसली मतलब कोलिजन हो रही है और फटाफट से पुराने बॉन्ड टूट रहे हैं और नए बॉन्ड बन रहे हैं, राइट. तो इसका मतलब इस अकॉर्डिंग तो सारे के सारे रिएक्शंस जो हैं उनका रेट क्या होना चाहिए? उनका रेट हाई होना चाहिए, है ना. पर ऐसा तो नहीं है. कुछ रिएक्शंस जो है वो स्लो है, कुछ रिएक्शन फास्ट है, कुछ रिएक्शन मॉडरेट है. वो इस कारण है कि दो द नंबर इज ऑलमोस्ट सेम इन ऑल द रिएक्शन, मतलब ह्यूज नंबर है, पर ये सारी की सारी कोलिजन्स इफेक्टिव नहीं है. ये सारी की सारी ये जो सारा नंबर हमने पढ़ा दीज आर नॉट द इफेक्टिव कोलिजन्स. मतलब इस 10⁻25 में से 10⁻25 to 28 की रेंज में सिर्फ कुछ ही कोलिजन्स हैं जो एक्चुअली में इफेक्टिव हैं. इफेक्टिव कहने का मतलब है कि वो रिएक्टेंट्स के बॉन्ड तोड़ सकती हैं और नए बॉन्ड्स बना सकती हैं. ठीक है. अब आई थिंक इतना तो आपको क्लियर हो गया ना कि रिएक्टेंट्स हैं, मॉलिक्यूल्स हैं, मूवमेंट है, कोलिजन्स है, कोलिजन फ्रीक्वेंसी है. ये कोलिजन फ्रीक्वेंसी है पर सब रिएक्शन का रेट सेम नहीं है क्योंकि रेट ज़्यादा होने के लिए इफेक्टिव कोलिजन का नंबर ज़्यादा होना चाहिए. अब हम पढ़ते हैं कि ऐसे कौन सी कोलिजन्स हैं जिनको हम इफेक्टिव कोलिजन्स बुलाते हैं और कौन से फैक्टर्स हैं जिन पे इफेक्टिव कोलिजन डिपेंड करती है. देखिए इफेक्टिव कोलिजन्स क्या है ये तो आपको पता है ना कि वो कोलिजन जो एक्चुअली में बॉन्ड तोड़ने में हेल्प कर रही है और उसके कारण नया बॉन्ड बन रहा है. दैट इज एन इफेक्टिव कोलिजन. अब इफेक्टिव कोलिजन होने के लिए 2 कंडीशन स्पेसिफाई होना बहुत जरूरी है. सो देयर आर 2 कंडीशंस विच आर नेसेसरी टू कॉज इफेक्टिव कोलिजन. पहला हमारे पास फैक्टर है, 2 कंडीशंस हमने बोली, तो पहला फैक्टर है हमारा एनर्जी बैरियर. पहला फैक्टर है हमारा एनर्जी बैरियर. देखिए कोई भी रिएक्शन होने के लिए हम कह लेते हैं कि एक एनर्जी बैरियर है, रिएक्टेंट को क्रॉस करना पड़ता है. जैसे ये रिएक्टेंट है, सो दिस इज अ बैरियर विच अ रिएक्टेंट हैज टू क्रॉस in order to cause effective collision. अब
बैरियर वही क्रॉस कर पाएंगे जिनके पास सफिशिएंट एनर्जी होगी, जिनके पास सफिशिएंट एनर्जी होगी। जिनके पास सफिशिएंट एनर्जी नहीं होगी वो बैरियर को क्रॉस बिल्कुल नहीं कर पाएंगे और वो इफेक्टिव कोलिजन्स कॉज नहीं कर पाएंगे। अब ये जो मिनिमम एनर्जी या सफिशिएंट एनर्जी आप कहते हो, इसको हम क्या बुलाते हैं? दैट इज कॉल्ड एज थ्रेशहोल्ड एनर्जी। इसको हम क्या बुलाते हैं? थ्रेशहोल्ड एनर्जी। तो पहला कंडीशन आ गया कि अगर रिएक्टेंट्स के पास एक मिनिमम एनर्जी मतलब थ्रेशहोल्ड एनर्जी जितनी एनर्जी होगी तभी वो एनर्जी बैरियर को क्रॉस कर पाएंगे, तभी वो इफेक्टिव कोलिजन्स कर पाएंगे और तभी जो बॉन्ड है वो टूटेंगे और नए बॉन्ड बनेंगे। तो पहला कंडीशन तो ये हो गया आपके पास। दूसरा कंडीशन है ओरिएंटेशन, प्रॉपर ओरिएंटेशन। प्रॉपर ओरिएंटेशन, देखिए इसको मैं आपको इस तरह से समझाऊंगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपसे कहूँ कि एक रोड पे दो कार्स चल रही हैं, एक कार यहाँ से आ रही है, एक कार यहाँ से आ रही है, ठीक है। हो सकता है कि वो जब आपस में टक्कर करें तो वो सिर्फ साइड से क्रॉस करके चले जाएं, हो सकता है वो बिल्कुल हेड टू हेड उनकी जो कोलिजन हो जाए। तो आप बताओ कि इन दोनों में से कौन सा मतलब आप कह सकते हो कि कौन सा केस है जिसके अंदर कार के अंदर डैमेज ज़्यादा होगा? जब वो छूकर निकल गई तब ज़्यादा डैमेज नहीं होगा, थोड़ी सी खरोच लगेगी कार पे या हल्का हल्का नुकसान होगा, लेकिन जब वो हेड टू हेड टकराएंगी तो उनका काफ़ी ज़्यादा नुकसान होगा क्योंकि उनके वो टूट जाएंगी, डैमेज ज़्यादा होगा। सिमिलरली वहाँ पे डैमेज नुकसान वाला है, लेकिन यहाँ पे डैमेज हमें हेल्पफुल है क्योंकि जब रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स प्रॉपरली ओरिएंट होंगे और वो बिल्कुल इस तरह से टक्कर करेंगे तो उनके पुराने बॉन्ड्स टूट जाएंगे और नए बॉन्ड्स बन जाएंगे। सो दैट मीन्स इन ऑर्डर टू कॉज effective collisions, two conditions which should be specified. One is the minimum energy, that is the energy equal to at least threshold energy in order to cross the energy barrier. And the second condition is that it should have the molecules, the colliding reactant molecules, they should have proper orientation. Then only the collision will result into effective collision. I think you got it. So now on the basis of this we have a collision theory. We have a collision theory, and what does this theory actually states? I'm going to write here and you also write in your copies. We have collision theory on the basis of this, in which we are recollecting everything which we have done till now. पहली चीज ये है, for a reaction to occur, रिएक्शन होने के लिए, for a reaction to occur, collisions are must. Collisions are must, मतलब कोई भी रिएक्शन अगर होनी है तो उसमें collisions पक्का होनी चाहिए। दूसरा, there should be high collision frequency. जो collision frequency है that should be high, means the rate of number of collisions which are occurring, that should be high. Third is that to have effective collisions, अगर हम effective collision चाहते हैं, to have effective collision, the reactant molecules should possess threshold energy, and the second thing is that they should have proper orientation. Then only the you can say that the collision which will be caused will be effective. So combining all these things, right, clubbing them, we can actually derive a mathematical expression that rate of reaction depends upon collision frequency, and it also depends upon the fraction of collisions which are effective. This is the collision frequency and this is the effective collision. So combining both, we have R is equal to Z F, and here we make use of constant and its value is 1, so you don't need to put it. So I think you got it. So this is the second factor on which the rate of reaction of any reaction depends. That is the reason that all the reactions are not same if we talk about their speed. Right, if we talk about their rate, they are not same. Some reactions are very slow, some are very fast, and or you can say very fast, you can say as instantaneous also, and some are moderate. This is all depending upon the effective collisions that are occurring or in the reaction. So with this we finish this video, and we'll meet in the next video where we are going to do the next, you can say the last topic, that is the dependence of rate on temperature and how the temperature affects the rate of reaction and Arrhenius equation. So we'll be meeting in the next video. Till then you study this thing, everything thoroughly, write it down, pen it down, and then we'll meet in the next video.